हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम द तेलंगाना ब्लास्ट। तो बेसिकली अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री करके, इसमें 39 लोगों की डेथ हो गई, 143 वर्कर में से। 30 जून को ये हुआ था एक्सप्लोजन जो इंडस्ट्री पे हुआ था, और जो 3 स्टोरी था वो फ्लैटेंड हो गया, पूरा गिर गया। और ये स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है ये कंपनी। इस स्टार्टिंग में बताते हैं कि जो 4 मेंबर की कमेटी है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया है, उनका सारों का नाम दिया गया है यहाँ पे। अब बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है अभी, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बताते हैं कि जो एक्सीडेंट है वो कोई रिएक्टर एक्सप्लोजन के कारण नहीं हुआ है, लेकिन इसका कोई और रीज़न है करके। जो ये कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, और ये मैन्युफैक्चर करती है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज करके एक प्रोडक्ट होता है। अब ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है वो कुछ नहीं है, रिफाइंड वुड पल्प है या फिर पाउडर है बेसिकली। ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है ये बेसिकली एक टेस्टलेस टाइप का है, और ये जो हेल्प करता है कि शेप करने में टैबलेट वगैरह, या फिर हेल्प करता है कि जो नॉन रिएक्टिव कैरियर है मेडिसिन का, जैसे आप टैबलेट लेते हो राइट, तो वो जो नॉन रिएक्टिव कैरियर है वो यही है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, उसके लिए हेल्प करता है। अब इसको बनाने का तरीका बताते हैं कि जो स्प्रे है उससे ड्राई किया जाता है इसको, और इसका मॉइस्चर निकाल के हॉट एयर से इसको प्रोसेस किया जाता है। अब जैसे ये प्रोसेस हो जाता है इसको टर्न कर दिया जाता है, यानी कि चेंज कर दिया जाता है फ़ाइन पाउडर में। और ये जो फ़ाइन पाउडर है, ठीक है, ये जो फ़ाइन पाउडर है उसी उसी के कारण बोलते हैं कि जो अभी ब्लास्ट हुआ ये फ़ाइन पाउडर के कारण ही हुआ करके। अब बताते हैं कि ऐसा ये डस्ट एक्सप्लोजन पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे इटली पे हुआ था, एक बॉय वर्क कर रहा था फ्लोर के बेकरी पे, वहाँ पे क्लाउड बन गया और उसके कारण लाइट अप हो गया। लैंप लाइट जब जलाए वहाँ पे लाइट अप किए लैंप लाइट को, तो उसके कारण वो फट गया, और उसके कारण 2 पर्सन थे, उन दोनों की मतलब बहुत इंजर्ड हो गए, वो डेथ तो नहीं हुआ। फिर ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं सिमिलर डस्ट एक्सप्लोजन के। सिगाची जो है उसको डस्ट एक्सप्लोजन इसलिए भी कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि जो स्केल ऑफ डैमेज वगैरह है स्टार्टिंग पे, या फिर रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, गया था उस टाइम पे, प्रोसेस इन्वॉल्व था उस टाइम पे, तो इसके कारण इसको बोलते हैं कि डस्ट एक्सप्लोजन हुआ है। बट इनिशियली कह रहे थे कि प्रेशर बिल्डअप हो गया है इनसाइड रिएक्टर, बट बाद में रूल आउट कर दिया गया इसको कंपनी के द्वारा कि कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ था, और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा था। अब क्या यहाँ पे रेगुलेटरी फेलियर था ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि द लेक्सिटी ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्क था, मतलब लेक्सिटी यानी जो रिलैक्सेशन या फिर जो लगाना था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो स्टार्क था, खोखला था। स्टार्क यानी खोखला था। जिस दिन एक्सप्लोजन हुआ उस दिन जब फायर डिपार्टमेंट पहुँचे, इमरजेंसी पर्सोनल रश किए थे साइट पे, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि किसके अगेंस्ट उनको वर्क करना है करके, मतलब उनके पास कोई डिटेल्स नहीं थे कि क्या पॉल्यूशन पोटेंशियल है। जो एसपीसीबी बताता है कि ये पॉल्यूशन जो है, पोटेंशियल पॉल्यूशन जो निकल सकते हैं इस इंडस्ट्री से, उनके बारे में इनको पता ही नहीं था कुछ, तो वो एक्शन कैसे लेते। और जो फायर फाइटर हैं या डिज़ास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उनको ये सब के बारे में गाइड नहीं किया गया था। जो ग्रीन बोर्ड और एनवायरनमेंट डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है वो सिगाची इंडस्ट्री के बाहर पे नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, और कोई डेटा भी नहीं प्रेजेंट था उस पर डिज़ास्टर के बाद, ठीक है। अब इसके कारण वर्कर जो थे वो क्लूलेस फील कर रहे थे कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो कैसे इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। अब इसके कारण बोलते हैं कि हमें एक टफ़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है जो पीरियोडिक चेकअप करे। अगर ये पीरियोडिक चेकअप हो रहा होता तो इंश्योर कर पाते कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होता। जो ग्रीन ग्रीन जो बाहर पे लगा रहता बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वो भी हम इंश्योर कर पाते कि है, और उसके कारण फिर हम फास्टर इमरजेंसी रिस्पांस दे पाते। तो हाँ, यहाँ पे एक बेसिकली हम कहें तो रेगुलेटरी फेलियर तो था। अब ऐसे बताते हैं कि ऐसा इंसिडेंट और भी हुआ है। 6 पर्सन जो थे किल्ड हुए थे संगारेड्डी एसबी ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में 2024 में। 17 किल्ड हुए थे अंकापल्ली में आंध्र प्रदेश में ही, और फिर जो 2 थे वो किल्ड हुए थे परवाड़ा में आंध्र प्रदेश में। तो 6 किल्ड हुए थे संगारेड्डी में, 17 किल्ड हुए थे अंकापल्ली में, और फिर जो
परवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे 2 किल्ड हुए थे। अब व्हाट इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसकी इस सेक्टर के ऊपर, इस इंसिडेंट के। जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन द रियल इस्टेट कंपनी है, वो अप्रैल 2025 रिपोर्ट में कहती है कि जो तेलंगाना है वो इमर्ज कर रहा है, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर कि इंडिया के लाइफ साइंस पे ये बहुत अपना इफ़ेक्ट छोड़े। जो तेलंगाना है वो 1/3 ऑफ कंट्री का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करती है, 1/3 तेलंगाना से प्रोड्यूस होता है। और एट द सेम टाइम जो 1/3 वैक्सीन, ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन है, वो भी तेलंगाना से होता है। तो एक तो पूरा जो मैन्युफैक्चर होता है फार्मास्यूटिकल्स, वो 1/3 तेलंगाना से हो रहा है। एट द सेम टाइम ग्लोबल वैक्सीन भी 1/3 प्रोड्यूस हो रहा है तेलंगाना से। और जो 1/5 ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, वो भी तेलंगाना से हो रहा है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये इसके कारण बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को भी ये अट्रैक्ट कर पाते हैं। ओवरऑल 1.49 बिलियन ये चैनल कर पाए हैं अपनी तरफ। 20 लाइफ साइंस का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह है, इंक्यूबेटर्स है, वो लोकेटेड है हैदराबाद में। ये लाइफ साइंस कुछ नहीं होता, बायो से रिलेटेड जो बनाते हैं ना अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उससे रिलेटेड ये एक रिसर्च टाइप का विंग है। ठीक है। अब जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हैदराबाद में ही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइफ साइंस वगैरह या फार्मास्यूटिकल्स। अब जो तेलंगाना है वो एक तरीके से हब है और पावर हाउस है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। पर बोलते हैं कि जो सेफ्टी है और क्वालिटी कंसर्न है वो बहुत नेसेसरी है। और यूएस जो है हमारा सिंस एक तरीके से एक बिगेस्ट मार्केट है इंडिया के मेडिकल एक्सपोर्ट्स का, जो कि रेगुलेट किया जाता है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या फिर यूएस ने सेट कर रखा है स्टैंडर्ड या फिर अलग अलग रेगुलेट आइडेंटिटी या फिर स्ट्रेंथ और क्वालिटी प्योरिटी के बेसिस में जो ये यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करते हैं। तो हमें भी ये जो रेगुलेट आइडेंटिटी है या फिर स्ट्रेंथ है, क्वालिटी और प्योरिटी जो चेक करता है पैकेजिंग लेवलिंग के ऊपर या फिर जो सप्लाई चेन हो रहा है मैन्युफैक्चर के बाद, वो सब पे हमें ध्यान देना चाहिए और स्टैंडर्ड को हमें उसका मैच करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। सेफ्टी जो है एक तरीके से की एस्पेक्ट है ब्रांडिंग का फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और अगर इसमें कुछ लेक्सिटी या कुछ रिलैक्सेशन करोगे तो वो कास्केडिंग इफेक्ट दिखाएगा। कैस्केडिंग यानी कि एक एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे चीज़ पे इफेक्ट डालेगा। जैसे कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इफेक्ट सेफ्टी से रिलेटेड है, अगर सेफ्टी उसका ख़राब होगा तो पूरे इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट आएगा और उसका इफेक्ट आएगा इकोनॉमिक पे। ठीक है, सिंस अपना इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं थ्रू दिस मेडिसिन्स। ठीक है। अब कहते हैं कि बहुत सारे लोग बुक्स लिखे हैं जैसे कि द ट्रुथ पिल, द मिथ ऑफ द ड्रग रेगुलेशन इन इंडियन एंड द बॉटल ऑफ लाइस। तो ये सब बुक्स हैं वैसे तो। उसमें बताते ये हैं ओनली कि इंडिया का जो फार्मा है वो कैसे कॉस्ट को लो रखता है और प्रॉफिट मार्जिन को हाई, उसके बारे में ये बताते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब व्हाट अबाउट द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। अब पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के बारे में क्या क्या हम ध्यान दे रहे हैं नॉर्म्स के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। इसमें बताते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर पे बनना चाहिए, ऐसा करके। और जो ईडप पश्चिमुल्ला राम करके जो है प्लेस, उसको इस्टेब्लिश किया था 1980s में। और ये यहाँ पे सम ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं। पर और वो बालानगर एंड पट्टनचेरू से दूर है। इनिशियल ग्रोथ हुआ था यहाँ पे, पर बाद में क्या हुआ, ये एक इंडस्ट्री तो स्टार्टिंग में तो ये एक आइसोलेटेड इंडस्ट्री एरिया थी, पर बाद में क्या हुआ रेसिडेंशियल एरिया आ गए बाद में खुद से, जिससे क्या हुआ रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था अच्छा से, इसलिए ये इनको यहीं पे ही अपना रेसिडेंशियल एरिया लगाना पड़ा। अब जो वर्कर्स थे कॉलोनीज़ बना लिए उन लोग, यहाँ पे जो वर्क करते थे उन लोग यहीं पे कॉलोनी बना लिए, जल्दी आ सके ट्रैवल कर सके करके फैक्ट्री के पास पे ही। फिर ये सब एक प्रॉब्लम हो गया। अब ये इसमें इंडस्ट्री की क्या ही गलती। जो मूसी रिवर है वो हाईएस्ट पॉल्यूटेंट है, 22nd पोजीशन आता है वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल के नियर पे। अब इससे क्या होता है और भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे पुअर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, मतलब नहीं लोग नहीं कर पाते कंपनीज़। और फिर ये इसी चीज़ को भी लिंक किया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को भी पैदा करता है, सिंस क्योंकि वाटर पियोगे और वही तो जो मेडिसिन जो है वो जा रहा है पानी में, और उसी पानी को तो आप पियोगे ना, तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होता है। दैट इज़
ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है वो काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं कि अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट को, और इंडिया को अच्छे से रेगुलेटरी या रोबस्ट फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए, ये ऑथर लास्ट में कहते हैं। थैंक यू, इतना ही आज के लिए।